इसमें जो क्वेश्चन है पहला, देखो कल पूछा भी था आपने कि जो फ्लोरीन होगा या जो हेलोजन होंगे वो कौन से एजेंट का काम करेंगे। ठीक है, तो इसमें देखो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग पावर होती है इसकी। रीजन क्या है, किसी को भी देख के हमें पता कैसे चलेगा कि ये ऑक्सीडाइजिंग है या रिड्यूसिंग है। तो देखो ऑक्सीडाइजिंग का मतलब ये होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है, लेकिन हमें दूसरे से कोई मतलब नहीं, ध्यान रखना। दूसरे को जो ऑक्सीडाइज करेगा तो हमें दूसरे से मतलब नहीं है। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो तो कोई पढ़ेगा या ना पढ़ेगा, तो इससे कोई ज्यादा मतलब नहीं होगा। किससे मतलब है कि आप कितनी पढ़ाई कर रहे हो। तो ऐसे ही जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है इसका मेन मतलब किससे है, रिडक्शन से। और रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन को कितनी जल्दी गेन कर रहा है, जो जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा वो उतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। क्योंकि सिंगल में आप क्या करोगे, आप सिंगल में इलेक्ट्रॉन ही देख सकते हैं। ठीक है, कंपाउंड होगा तो कंपाउंड में रिडक्शन की और करेक्टरिस्टिक्स भी देख सकते हैं। जैसे हमें पता है रिडक्शन में क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो जिसकी टेंडेंसी जल्दी होगी, ठीक है, रिडक्शन जिसका जितना जल्दी होगा वो उतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा सिंगल एलिमेंट के टर्म्स में। अब देखो, तो यही चीज जो कह रहा है कि जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है इसका मतलब क्या हुआ कि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की। ठीक है, और टेंडेंसी कम कैसे हो जाएगी, देखो फ्लोरीन टू आयोडीन, आपको पता है फ्लोरीन का छोटा साइज होता है, जल्दी इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। तो इस तरीके से ट्रेंड होगा किसका, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर या ऑक्सीडाइजिंग पावर का। तो क्लियर हुआ ये। ऑक्सीडाइजिंग के लिए क्या चीज याद रखनी है, एक ही कॉन्सेप्ट याद रखना है और वो हर जगह पे अप्लाई करना है। अगर सिंगल है तो इसमें क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर तो सबकी सेम है ना, तो इसको हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। अब ऑक्सीडेशन नंबर हम सिंगल का देखेंगे तो -1 -1 -1 -1, तो ऑक्सीडेशन नंबर अगर सेम हो गए तो फिर हम उसको ऑक्सीडेशन नंबर से कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, फिर हम देखते हैं दूसरा कोई फैक्टर जो इस पे अप्लाई होता है। लेकिन मेन कॉन्सेप्ट क्या है इसका, मेन कॉन्सेप्ट है कि रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आप बोलो, मुझे बताओ जरा, जैसे A3+ है, ठीक है, और दूसरा है A5+, और तीसरा है A+7। अब मैंने कहा ये 1 2 और 3। अब इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी, ध्यान रखो, स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन या गेन इलेक्ट्रॉन किसकी होगी बताओ, A1 की, 2 की या 3 की। इसे रिप्लाई करके बताओ मुझे जरा, 1 2 या 3, यानी A3+ या A5+ या A+7, किसको बोलोगे आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बताओ इन तीनों में से स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा। ओके, अंबिका, हेमंत, और कोई आंसर, यामिनी, ओके, श्रुति, सुमित, अच्छा ठीक है, श्रुति और सुमित। कौन सा आंसर अकॉर्डिंग टू सही होना चाहिए। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है इसमें, कॉन्सेप्ट ये है कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, देखो आपने सबने आंसर बता दिया है। अब आप देखो किसके आंसर सही है और किसके गलत है। पहले मैंने क्या कहा आपको, अगर सेम एलिमेंट होंगे तो हम किससे कंपैरिजन करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर से। ठीक है, अगर ऑक्सीडेशन नंबर सेम होता है तब हम ऑक्सीडेशन नंबर को नहीं लेते। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी ऑक्सीडेशन नंबर आपको दिया हुआ है, +7 +5 +3। तो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होगा वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये है। ठीक है, अंबिका एंड श्रुति का राइट आंसर था। तो इसमें ये चीज को ध्यान रखना आपने, एक ही तो चीज है बस। और अगर सपोज करो, अब देखो ये +7 है, तो ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट करेगा, ये वाला।
अगर पानी प्यास लगी है और पानी पीना है, तो सबसे जल्दी पानी कौन पिएगा? जिसको सबसे ज्यादा प्यास लगी है। तो इसने +7 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है। जिसका प्लस चार्ज ज्यादा, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो ये जल्दी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। इसीलिए +7 का ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ज्यादा होगी, हाईएस्ट होगी, यानी ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आएगा ही, ध्यान रखना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, एसिडिक करेक्टर, ये क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। तो इस पे कमांड करो। एक एक चीज को मैंने आपको पहले ही बताया हुआ कि जो मेन मेन चीजें आती है उसे एक नोटबुक में लिख लिया करो। कि अगर ऑक्सीजन के टर्म्स में हम देखेंगे एसिडिक करेक्टर तो क्या होगा, हाइड्रोजन के टर्म्स में देखेंगे तो क्या होगा। ठीक है, और उसी को अप्लाई करते चले जाओ बस, तो ये सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो देखो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। ठीक है, और ये देखो लिखा है F2 स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि F के बराबर कोई इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं कर सकता, सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की पावर किसकी ज्यादा होगी? फ्लोरीन की। तो पूरे पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट की अगर हम बात करेंगे तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है फ्लोरीन। सबसे छोटा साइज होता है और इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये आ गया समझ में आपको। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये हर एक में आएगा, देखो 15, 16, 17 सब में है ये, और एग्जाम में भी आएगा ये। अब देखो आ, ये वैल्यूज भी दे दी उन्होंने एक्सपेरिमेंटल बेस पे, कि अगर हमने फ्लोरीन से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो इसकी वैल्यू इतनी है, अगर क्लोरीन ने किया तो इतनी आई वैल्यू, ब्रोमीन ने एक्सेप्ट किया तो इतनी वैल्यू है, और आयोडीन ने एक्सेप्ट किया तो इतनी वैल्यू है। तो सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है? फ्लोरीन की है। ठीक है, और सबसे कम वैल्यू किसकी है? आयोडीन की है। ठीक है, तो इसीलिए जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फ्लोरीन का है वो मैक्सिमम होगा और आयोडीन का मिनिमम होगा। ठीक है, तो एक चीज ये ध्यान रखनी है आपने। इससे क्या होता है, रिएक्शन में फर्क पड़ता है। रिएक्शन में क्या फर्क पड़ता है, देखो जब फ्लोरीन वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होता है, ये H+ और F- में टूट जाता है, यानी HF बन जाता है, ये केवल फ्लोरीन बस। इसके अलावा और इसमें ऑक्सीजन गैस निकलेगी और ओजोन निकलती है। ओजोन कब निकलेगी? जब आपने कंसंट्रेशन ज्यादा ले ली। कंसंट्रेशन कम ली है तो ऑक्सीजन निकलेगा। अब देखो फ्लोरीन के अलावा अगर आप कोई भी एलिमेंट का क्या करते हो, आ, ये प्रोसेस दिखाते हो ऑक्सीडाइजिंग का विद वाटर, तो क्या बनता है? HCl और HOCl बनता है, हाइपोक्लोरस एसिड बनता है। देखो HOCl, यहाँ पे Cl का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +1, ऑक्सीजन का -2, हाइड्रोजन का +1। तो ये क्लोरीन भी दिखाएगा और कौन दिखाएगा? ब्रोमीन भी यही बनाएगा, +1, -2, +1, लेकिन फ्लोरीन नहीं दिखाता। ठीक है, इसमें ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो हाइपोहेलस एसिड होते हैं ये क्लोरीन और ब्रोमीन तो बना रहे हैं, लेकिन फ्लोरीन क्यों नहीं बना रहा? ठीक है, तो फ्लोरीन का रीजन क्या होता है, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, इसीलिए ये क्या नहीं कर सकता। देखो ये +1 में नहीं जा पाएगा, क्योंकि HOF, इसके लिए इसको क्या होना पड़ेगा? +1 होना पड़ेगा। और आपको पता है कि फ्लोरीन केवल -1 ही शो करता है, +1 कभी भी शो नहीं करता, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है, इसीलिए HOF कभी बनता नहीं है। ठीक है, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब ये है कि आपको लॉजिक के बेस पे इसको समझाना पड़ेगा। रिएक्शन से आपको एक कॉन्सेप्ट मिलता है, अगर आप रिएक्शन करते चले जाओगे तो आपके दिमाग में क्या होगा, रिएक्शंस आएंगी, और आपने रिएक्शन ही नहीं करेंगे तो क्या होगा कि वो रिएक्शन आपकी उससे प्रैक्टिस से हट जाएगी। तो रिएक्शन भी करना है और उसका लॉजिक भी समझना है, ताकि आपको याद भी रहे। एक दो बार रिपीट करोगे तो रिएक्शन भी याद हो जाती है, और उससे क्या होगा, आपको आंसर देने में आसानी होती है। आप कोई भी कॉन्सेप्ट को समझ जाओगे तो आप उसको अच्छी तरह से आंसर कर सकते हो। तो ये डिटेल से समझाने का मतलब सिर्फ यही है कि आप उसके कॉन्सेप्ट को समझ गए तो आपको आंसर करना आसान हो जाएगा। अब देखो ये रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन,
हाइड्रोजन के साथ रिएक्टिविटी, सबके साथ इसमें यही हुआ था। हाइड्रोजन के साथ अगर आप रिएक्शन करोगे तो क्या बनेगा, HX बनेगा। जैसे फ्लोरीन करेगा तो HF बनेगा, क्लोरीन करेगा तो HCl बनेगा, ब्रोमीन करेगा तो HBr बनेगा, और आयोडीन करेगा तो HI बनेगा। ठीक है, अब इस पे वही क्वेश्चन चलेंगे जो पहले हमने किए थे, 15 में करे थे, ऐसे 16 में करे थे, ऐसे 17 में करेंगे, तो सेम है सारी चीजें। अब वो कहता है रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी, तो रिएक्टिविटी क्या होगी, फ्लोरीन की फिर ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, फिर क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, फिर आयोडीन की। फ्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव होगा, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। ठीक है, तो रिएक्टिविटी का ये टर्म्स है। आप अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ोगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम फ्लोरीन को जनरली नहीं लेते। जब मैं हेलो एल्कीन बताऊंगा आपको तो उसमें फ्लोरीन की रिएक्शन 1% होगी बस, क्योंकि फ्लोरीन जो रिएक्शन करता है वो बहुत फास्ट करता है, वैगरस रिएक्शन होती है, तो उसको हम हैंडल नहीं कर पाते, तो उसको हम शो नहीं करते। ठीक है, तो फ्लोरीन की रिएक्शन आप नहीं देखोगे इन जनरल केस में। ठीक है, तो उसका लॉजिक मैं अभी बता देता हूँ आपको। रीजन क्या है, ये हाईली रिएक्टिव होता है, बहुत फास्ट रिएक्शन करता है, अनकंट्रोल हो जाता है, इसीलिए हम इसकी रिएक्शन को नहीं करते। अब देखो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इसका आपको मैंने कॉन्सेप्ट समझाया था। मेल्टिंग पॉइंट में क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट देखो HF का 190 पर 159, 185 एंड 222। तो होता क्या है देखो, होना क्या चाहिए था, जैसे HF, HCl, HBr, HI, आपको बोला था जनरली इसमें वैंडरवाल्स फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन लगता है, तो साइज पे डिपेंड करेगा, तो साइज टॉप टू बॉटम इंक्रीज करती है। तो इन जनरल टर्म्स में ट्रेंड ये होना चाहिए था। ठीक है, जनरल में हर समय ध्यान रखना, ट्रेंड ये होना चाहिए था, HCl, HBr, HI। जितना बड़ा साइज होगा उतना क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लगेगा। यहाँ पे कौन सा फोर्स लगता है, वीक वैंडरवाल फोर्स लगता है, और वो किस पे डिपेंड करता है, साइज पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो साइज आयोडीन का बड़ा है, साइज आयोडीन का बड़ा है, फिर ब्रोमीन का बड़ा है, फिर क्लोरीन का बड़ा है, और फिर फ्लोरीन का बड़ा है। ठीक है, अब होता क्या है कि यहाँ पे मैंने आपको बताया HF में क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। अब ये यहाँ से जंप मार जाएगा। ठीक है, ये जंप मार के कहाँ चला जाएगा, थर्ड पे। अब ये तो एक्सपेरिमेंटल है ना, तो ये थर्ड पोजीशन में चला गया, यानी यहाँ पे ट्रेंड क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा HI, फिर HF, फिर HBr, और सबसे लास्ट में HCl। तो जो मेल्टिंग पॉइंट है वो उसका ट्रेंड क्या होगा, ये HI, HF, HBr एंड HCl का सबसे लोवेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड अफेक्ट करेंगे आंसर को, ये ध्यान रखना। जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या करेगी, आंसर को अफेक्ट करेगी। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। कौन कौन सी चीज अफेक्ट करती है उसका भी ध्यान रखना। एक है इनर्ट पेयर इफेक्ट है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये चीजें जब आएंगी तो आंसर चेंज हो जाते हैं। अब बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड देखो, बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है, सबसे कम HCl है, फिर HBr है, फिर HI है, और सबसे ज्यादा HF है, तो यहाँ पे प्रीडोमिनेंट कर जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, HCl सबसे कम, फिर HBr, फिर HI, और सबसे पहले नंबर पे पहुंच गया HF। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ही वो है बस। बाकी का ट्रेंड सेम है, देखो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड लग ही नहीं रहा है। जब हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं लगेगा तो क्या होगा, साइज पे डिपेंड करेगा, साइज किसका है, आई का बड़ा है तो आई का ज्यादा होगा, फिर Br का, फिर Cl का। लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, वो क्या करता है, इस आंसर को चेंज कर देता है। तो HF का हाईएस्ट और HCl का लोवेस्ट। ठीक है, तो ये बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट है। अब देखो बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ का तो सिंपल ट्रेंड है, HF, HBr, HCl, HI। तो इसमें सबसे बड़ा साइज किसका होगा, आयोडीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर क्लोरीन का,
और सबसे छोटा साइज होगा फ्लोरीन का। तो इसमें कोई एक्सेप्शनल केस नहीं होगा, साइज में कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो साइज में सबसे बड़ा साइज आयोडीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर क्लोरीन का और लास्ट में फ्लोरीन का। अब देखो डिसोसिएशन एनर्जी, अगर आप इसे ब्रेक डाउन करोगे तो किसके लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। अब आपको पता है छोटा साइज होगा तो क्या होगा, टाइटली बाइंड अप होंगे, तो एच एफ का डिसोसिएशन एनर्जी सबसे ज्यादा, फिर एच बी आर का, सॉरी एच सी एल का, फिर एच बी आर का और फिर एच आई का। ठीक है, इन जनरल वे में यही चलता है। हालांकि इसमें हाँ ठीक दिया है, ये मैक्सिमम फिर कम फिर कम सबसे कम। ठीक है, तो एच एफ एस सी एल एच बी आर एच आई। तो जो छोटा साइज होगा तो क्या होगा, स्मॉल साइज है तो टाइटली बाउंड अप करके रखेंगे, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा। स्मॉल साइज की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाता है, और ये कुछ एक्सेप्शनली हाई हो जाता है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो इसमें क्वेश्चन आता भी है कि जो बॉइलिंग पॉइंट है इसका या डिसोसिएशन एनर्जी है, ये एक्सेप्शनल हाई होती है, औरों के कंपैरिजन में ज्यादा हो जाती है। ठीक है, काफी ज्यादा होती है, तो उसका रीजन क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब डाइपोल मोमेंट देखो, डाइपोल मोमेंट में देखो आपको फॉर्मूला पता है डाइपोल मोमेंट का क्या होता है। डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू होता है, डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू क्यू इंटू डी, यानी चार्ज इंटू डिस्टेंस। ठीक है, अब होता क्या है, कंफ्यूजन यहाँ पे आता है। देखो एच एफ एस सी एल एच बी आर एच आई, अब आपको दिखने में क्या लगेगा कि मैंने कहा चार्ज, तो चार्ज का जो रेशियो होगा वो फ्लोरीन का ज्यादा है, क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर आयोडीन का। ठीक है, मैंने कहा डी फॉर डिस्टेंस, डिस्टेंस अभी हमने कहा आयोडीन का ज्यादा है, फिर ब्रोमीन का है, फिर सी एल का है, फिर फ्लोरीन का है। तो इसमें कंफ्यूजन होता है कि आप डायपोल मोमेंट को कैसे देखेंगे। ठीक है, क्योंकि चार्ज सबसे ज्यादा फ्लोरीन का है और डिस्टेंस सबसे ज्यादा आयोडीन का है। ठीक है, तो हम किस बेस पे इसको चेक करेंगे, कोई बता सकता है कैसे हम इसको देखेंगे, डायपोल मोमेंट को किस बेस पे हम बताएंगे कि किसका ज्यादा है। रिप्लाई करके बताओ मुझे। अगर डायपोल मोमेंट वाला केस आ गया ऐसे ही और आपको दिख रहा है एक में Q इंटू डी है, एक में साइज बढ़ रहा है, एक में चार्ज बढ़ रहा है, तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि किसका ज्यादा होना चाहिए या किसका कम होना चाहिए। ओके, श्रुति इसके अलावा कोई आंसर। उसको लिख लो, देखो जो भी मेन मेन पॉइंट आते हैं पहले उसको मेन नोट्स में लिखते चले जाओ कि अगर डायपोल मोमेंट आया तो हमने क्या देखना है। दूसरी चीज, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में हम कौन कौन से चीज में देखेंगे। तीसरा, एसिडिक स्ट्रेंथ आया तो उसमें हम क्या क्या चीज देखते हैं। वो जनरल क्वेश्चन है फिर, और कहाँ पे कौन सी चीज थोड़ी अफेक्ट हो रही है बस, तो ऑटोमेटिकली आपको सब आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखते हैं चार्ज। सही बताया श्रुति ने, चार्ज को हम इसमें देखेंगे। हर हमेशा ध्यान रखना कि जब भी डिस्टेंस और चार्ज होगा तो हमें क्या करना है, चार्ज को प्रेफरेंस देना है, डिस्टेंस को भूल जाओ। जिसका चार्ज ज्यादा होगा उसका डायपोल मोमेंट भी ज्यादा होगा। तो चार्ज किसका ज्यादा है, एफ का, यानी एच एफ को हम प्रेफर करेंगे, फिर एस सी एल, फिर एच बी आर और लास्ट में एच आई। ठीक है, यह है डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ द charge and the distance between both charge is called dipole moment, and the dipole moment of HF is highest amongst all the halide हाइड्रोजन हैलाइड। ठीक है, तो इसको याद रखना आपने। अब नेक्स्ट देखो, ये लिखा है इसने एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, यानी कि पीके। इसको हम आगे डिस्कशन करते हैं, पहले आपको एसिडिक का पता चल जाएगा तो पीके का भी पता चल जाएगा, क्योंकि एसिड और पीके में क्या रिलेशनशिप है उसको हम डिस्कशन कर सकते हैं फिर। ठीक है, तो देखो फिजिकल स्टेट में क्या क्या है। जो एच एफ होगा, एच एफ, ये किस फॉर्म में होता है, लिक्विड होता है। और बाकी के जितने भी होते हैं एस सी एल एच बी आर एच आई, वो गैस होते हैं। इसका कोई लॉजिक बता सकता है ऐसा क्यों होता है, एनी रीजन। कि मैंने कहा एच एफ तो लिक्विड है और बाकी सब गैस है,
ये कल मैंने उसका भी बताया था, H2O लिक्विड होता है, H2S गैस होता है। वही आंसर इसका है, HF लिक्विड है, बाकी HCl, HBr, HI सारे गैस है। क्यों? हाँ ठीक है, हेमंत एंड श्रुति, इसको लिखते चले जाओ, जो भी चीजें कैसे आ रही है आपके पास, जो समझने वाली है उसको एक नोट करते चले जाओ मेन मेन पॉइंट के लिए, कि अगर हमें डायपोल मोमेंट देखना है क्या देखेंगे, और अगर हमें ये देखना है कि फिजिकल स्टेट किसकी सॉलिड है, किसकी लिक्विड है, किसकी गैस हो सकती है, तो क्या देखेंगे। ठीक है, ओके सुमित, ठीक है, तो मैं आपको आंसर बताता हूँ। इसका मेन रीजन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो HF होता है छोटा, और जो छोटा होगा उसे सबसे ज्यादा प्रेफरेंस मिलती है, घर में भी देखो आप। ठीक है, जो सबसे छोटा होगा उसकी चलेगी घर में, जो बड़ा होता है उसकी चलती नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि इसमें क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, स्ट्रांग होती है। तो जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग हो जाएगी तो क्या होगा, जैसे HF बनाया आपने, ठीक है, अब दूसरा जो HF होगा, अब इसके बीच में क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाएगा। ठीक, फिर तो यहां से जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो स्ट्रांग होता है, किसके कंपैरिजन में, वैन फोर्स के कंपैरिजन में। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड होगा जो स्ट्रांग होता है, इसीलिए किस फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। लेकिन इसके अलावा जैसे HCl, अब HCl भी ऐसे ही लगेगा, देखो दिखने में आपको एक जैसा लग रहा है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, क्योंकि हाइड्रोजन किसके साथ कंबाइंड होता है, केवल जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है और साइज स्मॉल होता है। इसका साइज बड़ा है तो इसके साथ नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा फोर्स लगेगा, अब वीक वंडरवॉल फोर्स, क्योंकि कोई चार्ज ज्यादा नहीं है, या डायपोल डायपोल इंटरेक्शन लगता है, तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से वीक होता है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, तो ये दूर दूर ही रहना पसंद करेंगे, तो इस फॉर्म में क्या होंगे, गैस फॉर्म में, जबकि ये किस में होगा, लिक्विड हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका लॉजिक है। ये हर एक के साथ मैंने कहा था आपको, स्टार्टिंग से लेके अब तक का यही केस चलेगा, शुरू से लेके मैंने आपको बताया दिया था 15 से लेके, जबकि अगर 13 होता तो 13 से लेके 17 तक सब एक जैसा केस होता। ठीक है, तो सब में एक जैसा है, क्वेश्चन अलग अलग है, आंसर सेम है। अगर क्वेश्चन में यही आ गया कि H2O लिक्विड होता है और बाकी इसके साथ वाले सब गैस होते हैं, ये सेकेंड ग्रुप का है, तो आप यही बता दोगे इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। ठीक है, ऐसे ही इससे पहले वाला 15 ग्रुप का, ये NH3, ये PS3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे गैस होगा, सॉरी ये लिक्विड होगा, और ये गैस हो जाएगा। वैसे लिक्विड अमोनिया भी होती है, तो उसका मेन रीजन क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या होगा कि स्ट्रॉन्ग हो जाएगा फोर्स। अब नेक्स्ट है, देखो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट तो हम डिस्कशन कर चुके थे। इसमें देखो लिखा हुआ है इसने, वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जैसे साइज बढ़ेगा वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है। ठीक है, तो मेन रीजन इसमें है वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो मॉलिक्यूल के बीच में लगता है, तो उसको ध्यान रखना, बशर्त उसमें क्या हो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना आ रही हो, या कहीं पे डायपोल डायपोल इंटरेक्शन ना आ रहा हो, तो इसमें वीक वंडरवॉल फोर्स लगता है, जो साइज पे डिपेंड करता है, जिसका साइज बड़ा होगा। इसीलिए आपने जनरली देखा हर एक के मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट में कि टॉप टू बॉटम जाते समय मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है, बशर्त कोई एक्सेप्शनल केस एक दो आ जाते हैं, अदरवाइज जनरल ट्रेंड सही है। अब नेक्स्ट देखो, आयनिक परसेंटेज। आयनिक परसेंटेज मतलब आयनिक रेक्टर किसका ज्यादा है, यानी डायपोल मूवमेंट किसका ज्यादा है। तो अभी हमने कहा HF का ज्यादा होगा, साइज से ज्यादा चार्ज को हम प्रिफर करते हैं, तो चार्ज को हम F को प्रिफर करेंगे, तो इसीलिए HF आयनिक रेक्टर ज्यादा होगा। ठीक है, आयनिक परसेंटेज सबसे ज्यादा होगी HF के पास, और सबसे कम होगी HI के पास। बॉन्ड लेंथ का भी हमने देख ही लिया था, साइज पे डिपेंड करता है, HI का ज्यादा और HF का कम। थर्ड हमने बॉन्ड स्ट्रेंथ देख ही लिया था कि HF स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि स्मॉल साइज होता है, स्मॉल साइज होगा तो क्या होगा, फोर्स और अट्रैक्शन ज्यादा होगा, यानी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। तो इसको हम सकते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। डिसोसिएशन मतलब इसको तोड़ने के लिए, इसको जो
तोड़ना है मॉलिक्यूल, इसको ब्रेक डाउन करने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसे कहते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो सबसे ज्यादा किसकी होगी? एफ की। ठीक है। अब थर्मल स्टेबिलिटी, स्टेबल कौन होगा? तो सीधी सी बात है, जो मजबूत होगा वही स्टेबल होगा। तो एच एफ स्ट्रॉन्ग है तो स्टेबिलिटी एच एफ की ज्यादा होगी, एच आई की सबसे कम हो जाएगी। ठीक है। तो स्टेबिलिटी है जो वो एच एफ की ज्यादा और एच आई की कम होगी। तो किस पे डिपेंड कर रहा है? ये भी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पे। देखो एसिडिक स्ट्रेंथ, अब एसिडिक स्ट्रेंथ का जब आप हाइड्रोजन के साथ करते हो तो हमने देखना है कौन H प्लस को जल्दी रिलीज करेगा। टेंडेंसी टू रिलीज H प्लस आयन, जिसकी H प्लस आयन की टेंडेंसी रिलीज करने की ज्यादा होती है। ठीक है। टेंडेंसी अगर रिलीज करने की ज्यादा होती है H प्लस की, तो वो क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ठीक है। तो अब HF, HCl, HBr और HI, तो इस केस में क्या होगा? इसके बीच में वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इसमें भी क्या होता है? बॉन्ड स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है या बॉन्ड लेंथ पे डिपेंड करता है। बॉन्ड स्ट्रेंथ या बॉन्ड लेंथ पे। तो स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा है? देखो एच एफ की ज्यादा है, ये टूटेगा ही नहीं। उसके बाद फिर एच सी एल, फिर एच बी आर, फिर एच आई, तो ये टूटेगा नहीं, तो एसिडिक कैरेक्टर शो ही नहीं करेगा, क्योंकि एसिड का मतलब क्या होता है? टेंडेंसी टू रिलीज H प्लस आयन या विच गिव्स H प्लस आयन। तो H प्लस आयन कौन जल्दी देगा? ये तो बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो गया एच एफ का, तो ये टूटेगा ही नहीं। टूटेगा नहीं तो आपको H मिलेगा ही नहीं, तो इसका अपोजिट ऑर्डर हो जाएगा। एच आई सबसे ज्यादा, फिर एच बी आर, फिर एच सी एल और फिर एच एफ। तो जब भी किसी के साथ हाइड्रोजन होता है और आपको एसिडिक कैरेक्टर देखना है, तो आप ये देखोगे कि कौन एच को जल्दी निकाल रहा है। पहली चीज, अगर ये भी नहीं आया तो ऑक्सीडेशन नंबर, अगर डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर हुआ तो फिर ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, इसका ध्यान रखना। तो इसमें जिसका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर होगा उसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, लेकिन यहाँ पे सबका ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, तो फिर हम उसके बेस पे इसको कंपैरिजन नहीं कर सकते। तो यहाँ पे देखेंगे कि कौन H प्लस को जल्दी रिलीज कर रहा है। तो इसमें कोई दिक्कत किसी को? यहाँ तक जो बताया है मैंने, इसमें कोई प्रॉब्लम है? लॉजिकली देखो, एक एक चीजें जो आ रही हैं वो पहले भी है और अब भी है, दोनों में सब में सेम है। अगर आपने एक भी कॉन्सेप्ट सही तरीके से पढ़ लिया, एक ही ग्रुप को भी, तो सब आपको आ जाएगा। ठीक है। एक ही ग्रुप है जो आपका, वो क्या होगा? आ, मतलब रिपीट होता जा रहा है। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट में आते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट है, उसको लिखते चले जाओ। अगर आपने एक में भी कमांड कर ली तो सारे क्वेश्चन बन जाएंगे आपके। पी ब्लॉक में यही खास बात है कि एक भी ग्रुप आप अच्छे से पढ़ लो आप, तो सारे ग्रुप के जो करेक्टर हैं आपको समझ में आ जाएंगे। देखो ये रिड्यूसिंग करेक्टर, उसमें भी यही था, यहाँ पे भी रिड्यूसिंग करेक्टर है। अब आपको कंपैरिजन दे दिया एच एफ, एच सी एल, एच बी आर, एच आई। अब मैंने ही पूछ लिया आपको क्वेश्चन कि बताओ किसका रिड्यूसिंग करेक्टर ज्यादा है, एच एफ या एच सी एल, एच बी आर, एच आई। इसमें से रिड्यूसिंग करेक्टर किसका ज्यादा? आप देखो ये हर एक टॉपिक में मिलेगा आपको। तो रिड्यूसिंग एजेंट या रिड्यूसिंग करेक्टर किसका ज्यादा है? बताओ, 1 2 3 4, बताओ कौन स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा इसमें से? स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, 1 2 3 4 रिड्यूसिंग एजेंट। इसे लिख के रिपीट करोगे आप तो आ, ये हर एक में देखो, जितने मैंने टॉपिक बताए हर एक में। ओके, हेमंत, अंबिका और सुमित। ओके, और इसके अलावा कोई आंसर? ओके, श्रुति एंड लास्ट यामिनी। अगर आप लोग क्वेश्चन आंसर करते तो आपको दिक्कत नहीं आती। आप लोगों ने क्या किया, जो क्वेश्चन दिए मैंने उसे रिपीट ही नहीं किया। रिपीट करोगे तभी आएगा आपको।
अगर रिपीट नहीं करोगे तो क्या होगा, एक बार से माइंड से स्लिप हो जाता है, ये रिसर्च भी कहता है। अगर आपको किसी चीज को लर्न करना है तो कम से कम 2 to 3 टाइम्स करना पड़ेगा आपको, तभी वो आपके माइंड में स्टेबल रहेगा। अदरवाइज क्या होगा, आपने सुना और कुछ टाइम बाद वो निकल जाएगा। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ, देखो आंसर सबने दे दिए। इसमें रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या है, मैंने क्या क्या कहा अभी आपको, जो दूसरे को रिड्यूस करता है, लेकिन हमें दूसरे से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हमें किससे मतलब है, अपने आप से। अपने आप ये क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन कर रहा है। ध्यान रखना, रिड्यूसिंग एजेंट का क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। कौन जल्दी हाइड्रोजन को निकालेगा, ठीक है, कौन कितनी जल्दी हाइड्रोजन को निकालेगा, उतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो अभी हमने देखा HI हाइड्रोजन को जल्दी निकाल रहा है, तो HI, फिर HBr, HCl और HF। HF सबसे वीक हो जाएगा, ध्यान रखना। रिड्यूसिंग एजेंट में हाईएस्ट HI है, तो सबने सही आंसर दिया लगभग इसका। तो रिड्यूसिंग एजेंट HI हाईएस्ट होगा। कॉन्सेप्ट क्या है देखो, रिडक्शन ऑक्सीडेशन का ही है, आपको पता है रिडक्शन ऑक्सीडेशन। जनरली अब यहाँ पे मैंने ऑक्सीडेशन नंबर क्यों नहीं लगाया, क्योंकि दोनों सबके सब सेम ऑक्सीडेशन नंबर शो कर रहे हैं, -1 -1 -1 -1। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर काम नहीं करेगा क्योंकि सबके सेम हो गए। तो फिर हमें दूसरा पैरामीटर लेना पड़ेगा। ऑक्सीडेशन के क्या है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या ऑक्सीडेशन नंबर के बेस पे हम करते हैं। ठीक है, तो ये 3 स्टेप है। इसमें से पहला ऑक्सीडेशन नंबर है जो सबसे प्रीफर है, फेवरेट है, लेकिन यहाँ पे सबका ऑक्सीडेशन नंबर सेम हो गया, तो इसको हटा देंगे। फिर हम देखते हैं साइज या स्ट्रेंथ के बेस पे कौन H+ को जल्दी निकालेगा। ठीक है, तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्लियर हुआ। ये सबके साथ है, देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग कैरेक्टर, ये सबके साथ मिलेगा आपको। तो एक बार आप इसको कॉन्सेप्ट क्लियर कर लोगे तो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर। मैंने आपको पहले भी बताया था जब मैं 15 पढ़ा रहा था आपको, कि यही टॉपिक आपको किस में मिलेंगे, 16 में, और यही 17 में मिलेंगे। ठीक है, तो रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा HI की, फिर HBr की, फिर HCl की, और सबसे कम होगा HF की। ठीक है, कौन कितनी जल्दी H को डिस्प्लेस करता है, और HF का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हाईएस्ट होता है। ठीक है, बॉन्ड डिसोसिएशन, ये मजबूत होता है तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि मजबूत है, टूटेगा नहीं। तो हाई किसकी होगी, HF की, तो इसीलिए ये क्या होगा, वीक रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो कोरोजन नेचर। तो जनरली जो एसिड होते हैं, आपको पता है कि कोरोजन नेचर शो करते हैं। इसमें से HI बहुत ज्यादा कोरोसिव होता है, जैसे H2SO4 होता है। तो H2SO4 अगर हाथ में लगेगा कंसंट्रेटेड, तो ये जितने भी स्किन है उससे क्या करता है, बर्न कर देता है तुरंत। तो ऐसे ही यहाँ पे HF भी होता है जो कोरोसिव होता है। ठीक है, तो इसलिए आपको जब भी वर्क करना होता है तो इसको बहुत अ, संभाल के करना होता है, ताकि वो हाथों में ना लगे या बॉडी से दूर रहे। ठीक है, इसीलिए उसमें ग्लव्स वगैरह यूज करते हैं हम लोग, ताकि वो स्किन में ना आए। ठीक है, तो इस चीज का अपने ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट में आते हैं हम लोग। अब है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने पे क्या होगा। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, देखो फ्लोरीन, आपको पता है फ्लोरीन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक, तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से क्या होता है, ये तो माइनस दिखाएगा। जब ऑक्सीजन के साथ करेगा तो इस केस में ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, ध्यान रखना। अब इसमें आपसे क्वेश्चन पूछता हो कि OF2 है, उसने पूछा हुआ ये कि बताओ इसका नाम क्या कहेंगे हम। इसको हम कह सकते हैं ऑक्सीजन डाई फ्लोराइड, या फिर वो कहेगा, इसे कहेंगे फ्लोरीन ऑक्साइड। ठीक है, इसमें से कौन सा नाम है जिसपे आप टिक करोगे, ये 1 है, ये 2 है। ठीक है, तो किस पे आप टिक करोगे, OF2 है तो ऑक्सीजन डाई फ्लोराइड लिखेंगे इसे, या फ्लोरीन ऑक्साइड लिखेंगे इसे। ओके, श्रुति, इसके अलावा आंसर हेमंत और यामिनी।
इसको याद करते हुए चले जाना है। सुमित और लास्ट अंबिका, इसको याद करो। एक तरीका है, अगर कभी भी आप नोमेनक्लेचर करोगे तो आपको क्या ध्यान रखना है। ओके श्रुति, तो मैं आपको इसका तरीका बता देता हूं। देखो, अब इसका आंसर है फर्स्ट, सेकंड नहीं होगा इसका आंसर, इसका आंसर फर्स्ट है। देखो इसका तरीका क्या है, इसको लिख लो आप नोट करके। जैसे जो अच्छी नोटबुक होगी जिसमें आप मेन मेन पॉइंट लिखोगे, ठीक है, ताकि आपको आगे के लिए याद रहे। जैसे ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऐसे इसमें देखो आप जब भी आप किसी का भी नोमेनक्लेचर करते हो तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, उसे आप कहाँ पे लिखोगे, लास्ट में। बस एक रूल है ये, बस जिसकी हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो हम हर हमेशा लास्ट में रखते हैं। जैसे आपने कहा सोडियम ऑक्साइड, तो ऑक्साइड की ऑक्सीड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, इसीलिए हम ऑक्सीजन को लास्ट में रखते हैं। ठीक है, आप कोई भी एग्जाम्पल उठा के देखो तो उसमें जिसका नाम आपने पीछे लिखा होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। ठीक है, तो इसमें फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से ज्यादा होती है, इसीलिए हम ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड इसको लिखना पसंद करेंगे। और इस केस में फ्लोरीन ऑक्साइड कब लिखते हैं, जब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन से ज्यादा होती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता है। ठीक है, इसीलिए ध्यान रखना कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उसे हम हर हमेशा नोमेनक्लेचर में लास्ट में रखते हैं। तो इसे लिख लो आप। तो ऐसे एक पॉइंट बनाओ जिसमें छोटे छोटे चीजों को कलेक्ट करो। ठीक है, तो आपकी चीजें क्या होंगी, आपके कॉन्सेप्ट बढ़ जाएंगे और आप किसी भी चीज को आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो ये टाइम खत्म हो रहा है, आपको रिज्वाइन करना है सेम आईडी पे।